दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो इकोनॉमी का पार्ट हो गया, हम ये पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं? तो रुको जरा समझ में आएगा कि क्यों हम इसे पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताने के लिए मैं आपको पूरा पॉलिटी ओरिएंटेड भी बता सकता हूँ, लेकिन उसे मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा इसमें हम इकोनॉमिक टच जो है वो देंगे, थोड़ा हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा पॉलिटी से रिलेटेड इसे रख सकूं उतना ज़्यादा कोशिश करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इसका पार्ट है वो हम इकोनॉमी के लेक्चर्स में भी देखने वाले हैं। मगर फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा बेसिक से हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है जीएसटी का वो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी वीडियो अपडेट्स आते हैं उसके लिए कहां पर आपको फॉलो करना है? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, दोनों ही जगहों पर फॉलो करना है, तो करिए ना। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी की जब हम बात करते हैं, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, भले वो प्रीलिम्स में आए भले वो मेंस में आए, तो आपको ये 4 पॉइंट जो है वो लिखने ही लिखने हैं जीएसटी को डिफाइन करने के लिए। जीएसटी क्या है? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। यहाँ पर तो टैक्स तो आपको समझ में आ ही रहा है ना कि टैक्स है। किस पर लग रहा है? गुड्स पर भी लग रहा है, सर्विसेज पर भी लग रहा है। गुड्स क्या है? जो सामान है। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल है तो ये क्या है? ये एक सामान है, एक चीज है। इसे खरीदने पर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वो हम गुड्स टैक्स, मतलब यहाँ पर जो चीजों पर लगने वाला टैक्स है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। या फिर अगर आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, आप सर्विस ले रहे हो, तो वो सर्विस पर जो टैक्स लगेगा उसे सर्विस टैक्स कहेंगे। उसी तरीके से इन दोनों को कंबाइंड करके जो हमें देखने को मिल रहा है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है? तो ये जो टैक्स है ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि सभी टैक्स इसमें इन्वॉल्व कर लिए गए हैं, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। देखिए, टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है? जैसे कि हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब इसमें क्या हो रहा है? इसमें सीधा आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, आप इनकम टैक्स सीधा गवर्नमेंट को पे करते हो, है ना। लेकिन आप कोई अगर चीज खरीदने गए हो तो वो चीज खरीदने पर आपको जो टैक्स लगता है, क्या आप सीधा सरकार को पे करते हो? नहीं। जो भी आपको टैक्स लग रहा है उस दुकानदार को देते हो, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो सीधा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? जैसे कि जीएसटी हो गया, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। आप जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, है ना। आप जीएसटी किसको पे करते हो? आप पे करते हो दुकानदार को, आप पे करते हो जहां से आपने सर्विस ली है। जैसे कि आप एमएम एकेडमी जो है उसका जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें जीएसटी लगता है, उसी में इंक्लूडेड है जीएसटी। तो जो जीएसटी होता है ये आप मुझे दे रहे हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो हम जीएसटी की जब बात करते हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसमें शामिल कर लिए गए हैं। पहले अलग अलग तरीके के हमें टैक्सेस देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स हो चुका है, सभी टैक्सेस इंक्लूड कर लिए गए हैं। उसी के साथ साथ डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब कि यहाँ पर जहां वो सामान बेचा जा रहा है उस डेस्टिनेशन पर उसे टैक्स जो है वो दिया जाएगा, मतलब उस डेस्टिनेशन पर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका और डिटेल में आपको समझ में आएगा जब हम इंटीग्रेटेड जीएसटी देखेंगे। वैल्यू एडेड है, कोई चीज जो है उस पर ऐड करके वैल्यू एडेड हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ सप्लाई साइड है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको और डिटेल में जब हम और थोड़ा गहराई में जाएंगे जीएसटी के, तब आपको समझ में आएगी कॉम्प्रिहेंसिव, डेस्टिनेशन बेस्ड, वैल्यू एडेड और सप्लाई साइड, क्योंकि सप्लाई साइड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा जीएसटी से रिलेटेड। अब जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इसके आपको पता रहने चाहिए। एक है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या है? यहाँ पर जीएसटी तो कॉमन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है सेंटर। यहाँ पर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्टेट। और यहाँ पर आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटीग्रेटेड। क्या है? इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीएसटी जो है वो लाया क्यों गया? क्योंकि जो पुराने टैक्सेस थे उसमें कास्केडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता था। मतलब पहले जब हम सेल्स टैक्स देखते थे तो उसमें कास्केडिंग इफेक्ट होती थी। कास्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए अलग अलग टैक्सेस में परिवर्तन किए गए, और अभी फाइनल वर्जन उसका हमें जीएसटी के रूप में देखने को मिलता है। अब जीएसटी के पहले जो हमें सेल्स टैक्स देखने को मिलता था उसमें कास्केडिंग इफेक्ट कैसे होती थी? कास्केड इफेक्ट क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ रहा है, ठीक है।
ये कैसे होता था? तो ये समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए ये कौन है? ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है और ये कंज्यूमर है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर को सामान बेचेगा, रिटेलर क्या करेगा? कंज्यूमर को सामान बेचेगा, है ना। अब समझ लीजिए जो टैक्स है वो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं 10% का, 10% का टैक्स हम कंसिडर कर रहे हैं। अब एक चीज है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो स्टैंप है ये हमें देखने को मिल रहा है जो मैन्युफैक्चर किया गया है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, और उसकी कीमत इसने कितनी रखी है? 100 रुपीज रखी है, ठीक है। 100 रुपए इसकी कीमत रखी है। तो अब जब ये मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचेगा, तो रिटेलर को जब बेचेगा तो ये कीमत कितनी इसकी? 100 रुपए है ना। लेकिन जो रिटेलर है उसको इस पर टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 10 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। 10% है, 100 पे 10%, 10 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर जब 10 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा तो मतलब रिटेलर को टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी? मैन्युफैक्चरर को टोटल अमाउंट देनी पड़ेगी 110 रुपए। अब इसमें से ये जो 10 रुपए है किसको मिल जाएंगे? वसूली भाई को, मतलब सरकार जो है उनको यहां पर मिल जाएंगे 10 रुपए, बराबर है। अब यहां पर हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल पर मतलब क्या कि अब जो रिटेलर है ये कुछ तो अपना बेनिफिट जोड़ेगा ना, कुछ तो अपना फायदा जोड़ेगा, कुछ तो अपना मुनाफा जोड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ? उसकी जेब से कितने पैसे गए हैं? उसके जेब से गए हैं 110 रुपए रिटेलर के, ठीक है। माल्या के जेब से कितने गए हैं? 110 रुपए गए हैं। तो अब ये 110 के ऊपर खुद का प्रॉफिट जो है वो भी तो ऐड करेगा। तो माल्या ने खुद का प्रॉफिट कितना ऐड किया है? उसने ऐड किया है 90 रुपए, और टोटल अब इसकी कीमत हो गई है 200 रुपए। मतलब ये स्टैम्प की कीमत तो कितनी हो गई? 200 रुपए। अब इससे कौन खरीदेगा? कंज्यूमर खरीदेगा, जो आम आदमी है वो खरीदेगा। अब जब कंज्यूमर खरीदेगा, कंज्यूमर को भी तो टैक्स देना पड़ेगा 10%। तो यहां पर जब कंज्यूमर को 10% टैक्स देना पड़ेगा, 200 पे 10% देना पड़ेगा, मतलब 20 रुपए देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट कंज्यूमर को, रिटेलर को कितनी देनी पड़ेगी? तो यहां पर जब वो बेचेगा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को देना पड़ेगा 220 रुपए। समझ में आया आपको? 220 रुपए देना पड़ेगा। अब यहां पर एक कैच है, यहां पर थोड़ा हम बाइफरगेट करते हैं इस 220 रुपए को। कैसे बाइफरगेट करते हैं? तो 100 प्लस 10 प्लस 90। आप बोलोगे सर ये क्या है, आपने बस 10 रुपए उसमें से अलग कर दिया है 200 रुपए में से। बिल्कुल सही, लेकिन यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा जो कीमत लगाई गई है, कीमत कैसे लगाई गई है कि 100 रुपए, ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल कीमत थी ये 100 रुपए, प्लस जो ये 10 रुपए टैक्स पे किया गया है ये इसमें ऐड किया गया, प्लस यहाँ पर खुद का एक मुनाफा जो है, खुद का एक मार्जिन जो है वो ऐड किया गया 90 रुपए। और इस तरीके से इसकी कीमत जो है वो हमें 200 रुपए देखने को मिली है ना। अब यहां पर आप देखिए जब इसके ऊपर टैक्स पे किया गया है तो फिर यहां पर टैक्स कैसे पे किया गया है? ये जो हमें टैक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो 200 रुपए के ऊपर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है 20 रुपए। तो ये 20 रुपए टैक्स आया कैसे? ये जो यहाँ पर 220 रुपए पे किया है ना, तो 20 रुपए जो टैक्स पे किया गया है ये कहां से आया? तो ये 100 रुपए जो है इसके ऊपर 10 रुपए टैक्स जो है वो पे करना पड़ा, ये 10 रुपए जो है इसके ऊपर 1 रुपए टैक्स पे करना पड़ा, और ये 90 रुपए जो है इसके ऊपर 9 रुपए टैक्स पे करना पड़ा। अब इसे जरा ध्यान से देखिए, जो ओरिजिनल कीमत थी उसके ऊपर टैक्स लगा 10 रुपए, जो यहाँ पर इसने खुद का मुनाफा ऐड किया उसके ऊपर टैक्स लगा 9 रुपए, और ये जो 1 रुपया है ये किस पर लगा? ये किस पर लगा? ये जो टैक्स पे किया था इस पर लगा। मतलब जो ओरिजिनली टैक्स पे किया था उसके ऊपर टैक्स लगा। समझ रहे हो? टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। यहाँ पर जो एक्चुअल में उसने टैक्स पे किया था उसी के ऊपर फिर से टैक्स लगा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स देखने को मिलता है, और यही तो है कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट इस वजह से बहुत ज्यादा हो रही थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे थे, पुलिस राज आ चुका था, यहाँ पर जो बिल होते हैं वो बनाए नहीं जा रहे थे, इनवॉइसेस बनाए नहीं जा रहे थे, यहाँ पर टैक्स की चोरियां हो रही थी, ठीक है। तो ये पूरा सिनारियो जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा कि यार ये गलत हो रहा है, कास्केड इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सुधार जो है वो होना चाहिए। उसके बाद रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले, वैट वगैरह वो भी देखने को मिला, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे थे। और फिर उसके बाद फाइनली हमें जीएसटी जो है वो देखने को मिलता है। बीच के जो जितने भी टैक्स है, वैट है, उसमें क्या खामियां थी, ये सब हम इकोनॉमी के लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पर जीएसटी जो है ये आने के बाद अब क्या हुआ, तो जीएसटी काम कैसे करता है? तो सेम वही हम सिनारियो लेते हैं, 100 रुपए का मैन्युफैक्चरर ने जो है वो उसकी कीमत रखी है, जब इसको ये बेच रहा है तो यहाँ पर फिर से हम 10% जो है वही जीएसटी रखते हैं, ठीक है, 10% ही जीएसटी रखते हैं। तो अब यहाँ पर रिटेलर को पैसे कितने देने पड़ेंगे? सेम 110 रुपए देने पड़ेंगे, सही है। 110 रुपए यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को मिल गए, किसने दिए? रिटेलर ने दिए। लेकिन यहाँ पर ये जो 10 रुपए इसने टैक्स में पे किए हैं ये रिटेलर ने, ये इसके वेस्ट नहीं जा रहे हैं, ये इसके खाली नहीं जा रहे, ये इसके वॉलेट में जमा रह रहे हैं। डिजिटल वॉलेट है इसका,
इसमें जमा रह रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है इसको, उसके खुद के अकाउंट में जमा हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? मतलब ये 10 रुपए उसने दिए हैं, ये दिए नहीं है, ये उसने अपने डिजिटल वॉलेट में डाले हैं। ये उसने बोला है कि देखो मैंने 10 रुपए जीएसटी ऑलरेडी पे किया हुआ है, ये मेरे वॉलेट में जमा है, ये सबूत है कि मैंने 10 रुपए जो है जीएसटी पे किया हुआ है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा आपको आगे पता चलेगा जब ये रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। अब यहाँ पर इसके पास ही, जब इसके पास 10 रुपए जमा है तो ये 10 रुपए उसमें ऐड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए ये ओरिजिनल कीमत जो है वही रखेगा। मतलब अब यहाँ पर जब वो कीमत सेट करने वाला है तो कैसे करेगा? तो ये जो 100 रुपए हैं वो रखेगा, है ना, 110 रुपए काउंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके 10 रुपए जो है तो इसी के पास जमा है ना, इसी के डिजिटल वॉलेट में जमा है, तो फिर ये 110 रुपए क्यों काउंट करेगा? ये 100 रुपए काउंट करेगा, जितनी की उसको कीमत जो है वो पड़ी है, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट उसको पड़ा है 100 रुपए का, उस पर उसने खुद का मुनाफा ऐड कर दिया। कितना? 90 रुपए। याद है ना, लास्ट इसमें 90 रुपए उसने ऐड किए। अब जब 90 रुपए ऐड किए, टोटल कीमत कितनी हो गई? टोटल कीमत हो गई 190 रुपए। अब ये 190 रुपए होने के बाद ये क्या करेगा? ये बेचेगा कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर भी इस पे 10% जो है वो जीएसटी पे करेगा, तो इस पे 10% मतलब कितना? 19 रुपए। तो मतलब टोटल कीमत कितनी हो गई? टोटल कीमत हो गई 209 रुपए। तो कंज्यूमर को कितने पे करने पड़े? 209 रुपए। सोचिए, जो सेल्स टैक्स था उसमें कितनी कीमत हो रही थी? फाइनल कीमत 220 हो रही थी। यहाँ पर जीएसटी आने की वजह से, कास्केड इफेक्ट रुकने की वजह से जो कीमतें हैं वो भी कम हो गई। मतलब कंज्यूमर को यहाँ पर फायदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ, है ना। अब यहाँ पर देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट काम कैसे करता है। अब इसमें टोटल इसको जो टैक्स है वो कितना मिला? टैक्स इसको मिला यहाँ पर 19 रुपए, है ना। ये किसको मिला? रिटेलर के पास आया। 19 रुपए किसके पास आया? रिटेलर के पास आया। अब ये 19 रुपए का ये क्या करेगा? ये 19 रुपए में से वो जो 10 रुपए खुद के हैं वो निकाल लेगा। मतलब क्या करेगा वो? ये जो यहाँ पर 19 रुपए आए हैं, यहाँ पर देखिए कास्केड इफेक्ट नहीं आ रही, यहाँ पर 100 रुपए प्लस 90 रुपए, इसी पर मुनाफा जो है वो ऐड किया गया है। इसमें से 19 रुपए जो है, 19 रुपए जो इसको टैक्स में आए हैं, उसमें से खुद के जो 10 रुपए हैं जो उसे दिए थे उसको, वो ले लेगा, है ना। सामने से जीएसटी से 19 रुपए आए हैं और इसने क्या किया था? ये इंसान ने 10 रुपए उसको दिए थे, तो ये क्या करेगा? खुद के 10 रुपए 19 में से निकाल लेगा। बचे कितने? 9 रुपए। 9 रुपए सरकार को दे देगा, जो वसूली भाई है उनको दे देगा कि लो भैया 9 रुपए जो है वो बचे हैं, 10 रुपए मैंने मेरे निकाल लिए, है ना। अगर ये 10 रुपए नहीं निकाल पाता तो फिर वो उसमें ऐड कर देता था, जो फाइनल कॉस्ट है उसमें कीमतें बढ़ जाती थी। जीएसटी की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट बच गई और जो कीमतें हैं, कंज्यूमर है, उनको भी फायदा हुआ, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जो है उसके दाम भी जो है वो कम हो गए। समझ में आया इनपुट टैक्स रेट काम कैसे करता है? ये भी समझ में आ गया आपको, है ना। यहाँ पर 10 रुपए जो इसके वॉलेट में जमा थे, तो बाद में जब इसको जितना भी टैक्स आया, अब फर्ज कीजिए कि इसको अगर 50 रुपए आता था, तो 50 में से 10 रुपए निकाल लेता, 40 रुपए जो है सरकार को पे कर देता। तो इस तरीके से इनपुट टैक्स रेट जो है वो काम करता है। अब यहाँ पर इनवॉइस भी समझ लेते हैं, क्योंकि जीएसटी की जब हम बात कर रहे हैं तो किसी भी स्टेट में अगर आप खाना खाने जाते हो, ठीक है, आप जिस भी स्टेट में हो वहां पर आप होटल में चल जाइए खाना खाने के लिए, वहां पर जब आप इनवॉइस देखोगे तो उसमें आपको इनवॉइस जो है किस तरीके की दिखाई देगी? तो इनवॉइस जो है वो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मतलब उसमें जो टोटल कॉस्ट है वो तो लिखी रहती है, लेकिन अगर आप नीचे देखोगे जहां पर पेमेंट का सेक्शन है, वहां पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देखने को मिलता है। क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो सेम होते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर 18% लगाया जा रहा है जीएसटी, तो 9% जो है वो होता है सीजीएसटी और 9% जो है वो होता है एसजीएसटी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो सेम होता है। यहाँ पर अगर आप इनवॉइस देखोगे तो 5-5 रुपए हमें 10 रुपए टोटल दिए हैं, तो 5-5 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ ये वाला इनवॉइस अगर आप देखोगे तो टोटल कितने दिए हैं? 19 रुपए दिए हैं, तो 9.5 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आईजीएसटी देखिए आप जीरो है। आईजीएसटी जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रेड नहीं हुआ है। देखिए दो तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट, दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब क्या है? स्टेट के स्टेट में हो रहा है। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेड हो रहा है। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में कोई चीज बनी है और वो उत्तर प्रदेश में जाकर बेची जा रही है, तो यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है ना। तो जो इंटर स्टेट ट्रेड होता है उसमें आईजीएसटी लगता है। अगर इंट्रा स्टेट ट्रेड हो रहा है कि महाराष्ट्र में ही बना है और महाराष्ट्र में ही बेचा जा रहा है, तो फिर उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी हमें देखने को मिलता है। समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यही यहाँ पर क्या किया जाता है? यहीं पर नलीफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 10 रुपए था, तो 10 रुपए में क्या क्या था कि 5 रुपए जो है वो सीजीएसटी था और 5 रुपए जो है वो एसजीएसटी था।
यहाँ पर 19 रुपए आया तो 9.5 जो है ये CGST था, 9.5 जो है वो SGST था। अब ये 5 रुपए जो है और ये 9.5 रुपए ये यहाँ पर माइनस कर दिए गए, ये 9.5 रुपए माइनस कर दिए गए, टोटल बचे 9 रुपए, 9 रुपए से सरकार को पे कर दिए। इस तरीके से नॉर्मली पूरा ट्रांजैक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो एकदम सरल है, ये तो एकदम आसान है CGST SGST को समझना, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम इकोनॉमी के लेक्चर देखेंगे तब हम डिटेल में, क्योंकि ये इकोनॉमी का लेक्चर नहीं है ना, ये हम पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो CGST SGST इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड पर, मतलब कि IGST जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि IGST कैसे काम करता है। तो IGST को समझने के लिए हमें इंटर स्टेट ट्रेड करना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। इंटर स्टेट ट्रेड समझ लीजिए कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है ये है महाराष्ट्र का, और बाकी रिटेलर और कंज्यूमर जो है उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है वो इंटर स्टेट ट्रेड कर रहा है, रिटेलर जो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है उसको बेच रहा है। सेम वही हम लेंगे जो 100 रुपए कीमत रखी थी। 100 रुपए कीमत रखने के बाद ये 10% जो है वो GST पड़ा, और IGST समझ लीजिए GST जो है वही पड़ा, और फिर इसको कितने देने पड़े, 110 रुपए जो है ये देने पड़े, तो इसने 110 रुपए जो है ये दे दिए। अब यहाँ पर इसका इनवॉइस कैसा बनेगा, इनवॉइस देखिए ऐसा बनता है, CGST कुछ भी नहीं है, SGST कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रेड नहीं हुआ है ना, इंटर स्टेट हुआ है। इंटर स्टेट में हमेशा IGST लगता है, तो पूरा IGST जो है उसमें चला जाएगा। 10 रुपए जो है वो IGST में इसके जमा रहेंगे। अब ये चले जाएंगे क्या IGST के, जी नहीं, यहाँ पर इसके वही जो उसका वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट, उसमें जमा रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा। अब कंज्यूमर को बेचा है तो ये इंट्रा स्टेट ट्रेड है, स्टेट के स्टेट में ट्रेड हो रहा है, राज्य के राज्य में ट्रेड हो रहा है, तो इस पर IGST लगेगा क्या, नहीं। यहाँ पर CGST SGST हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इसने कितने में बेचा, वही सेम 209 रुपए जो है उसमें यहाँ पर बेचा गया। अब जब 209 रुपए में बेचा गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि CGST 9.5, SGST 9.5, IGST यहाँ पर 0 है। लेकिन टोटल आप देखोगे तो टोटल 19 रुपए जो है ये यहाँ पर GST इसने पे किया है ना, 19 रुपए इसके पास आए हैं। अब इसने पे कितने किए थे, 10, भले ही IGST में है, ठीक है। तो IGST जो है वो CGST SGST में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 19 रुपए इसने ये कर दिए, मतलब 19 में से 10 रुपए गए, 9 रुपए जो है ये किसको दिए गए, ये दिए गए सरकार को, वसूली भाई को। इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेडिंग जो है इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग और इंटर स्टेट ट्रेडिंग, इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। तो इसीलिए आपने अगर देखा होगा तो MM Academy ऐप पर भी आपको जो स्टेट है ये पूछा जाता है कि आप कौन से राज्य से बिलोंग कर रहे हो, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, है ना। तो ये क्यों पूछा जाता है, जिससे कि ये पता रहे कि जो ट्रेड है वो इंटर स्टेट हुआ है या इंट्रा स्टेट हुआ है। अगर इंटर स्टेट हुआ है तो उस पर IGST जो है वो बनता है, और अगर इंट्रा स्टेट हुआ है तो उस पर CGST और SGST जो है ये बनता है। CGST जाता है सेंटर के पास, SGST जाता है स्टेट के पास, IGST जो होता है किसके पास जाता है, ये कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है स्टेट के साथ। कौन से स्टेट के साथ करेगी, वो स्टेट होता है डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब यहाँ पर क्या है, डेस्टिनेशन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ किया जाएगा। इसीलिए काफी राज्य जो है, जो प्रोडक्शन वाले राज्य है, स्टेट्स है, वो काफी खफा है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं और वो बेचे जाते हैं दूसरे राज्यों में। तो यहाँ पर इनको जो है वो तो पैसा नहीं मिल रहा है ना, इनको नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है कि इनको, इनको मिल रहा है, तो ये इनके लिए जो है, इनके लिए नुकसानदायक नहीं है क्या। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर इसलिए काफी आपत्तियां जो है काफी राज्यों ने यहाँ पर जताई थी, जो प्रोडक्शन वाले स्टेट्स है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आपको जो CGST है, SGST है, IGST है समझ में आ गया, ओवरऑल GST जो है कैसे हेल्पफुल है ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पॉलिटी ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो GST की अगर हम बात करें, भारत में GST बिल जो है सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में। देखिए बहुत पहले से GST का कार्यक्रम चल रहा है, अगर आप देखोगे तो 2000 से आगे GST जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गया था, ठीक है। उतना हमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2014 जो है इंट्रोड्यूस किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और फिर 2016 में अप्रूवल मिला, और फिर उसके बाद यहाँ पर 101st अमेंडमेंट एक्ट जो है 2016, इसके तहत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है GST। अब यहाँ पर अगर हम प्रोविजन देखते हैं तो सेंट्रल GST, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, स्टेट GST यहाँ पर वैट, लग्जरी टैक्स, ये सब कवर कर लेता है, मतलब सब्स्यूम कर लेता है। इसीलिए तो बोला जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है ना, कॉम्प्रिहेंसिव है। उसी के साथ इंटीग्रेटेड GST जो है ये इंटर स्टेट ट्रेड कवर करता है, जो अभी हमने देखा हुआ है।
अब ये भी आपको ध्यान में रखना है, आईजीएसटी जो है ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स नहीं है, ठीक है, ये एक सिस्टम बनाई हुई है जिससे कि कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर आर्टिकल आपको याद रखना है 246A, स्टेट के पास पावर है कि वो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस जो है उस पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। 246A ये आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जो कि है पॉलिटी ओरिएंटेड, जो कि है जीएसटी काउंसिल। ये है हमारा मेन मुद्दा पॉलिटी से रिलेटेड। अब इसमें हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया, एक नया आर्टिकल जो अमेंडमेंट लाया गया है, जो यहाँ पर हमारे संविधान में संशोधन लाया गया है, उसके तहत एक नया आर्टिकल ऐड किया गया है जो कि 279A, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेसिडेंट जो है उनको एम्पावर्ड किया गया है कि वो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय एन ऑर्डर, अपने ऑर्डर के तहत जीएसटी काउंसिल, मतलब यहाँ पर जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एक काउंसिल रहेगी, और काउंसिल जो है इसका गठन कौन करेगा, तो वो करेंगे राष्ट्रपति अपने ऑर्डर के तहत। और होता क्या है, 2016 में जैसे यहाँ पर ये पास हो जाता है, वैसे यहाँ पर ऑर्डर जो है उसके तहत जीएसटी काउंसिल जो है उसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। और जीएसटी काउंसिल मीट आपने कई बार देखा होगा कि जीएसटी काउंसिल मीट हुई है, उन्होंने जीएसटी के स्लैब जो है उसमें चेंजेस लाए हैं, जीएसटी जो प्रोडक्ट्स है उसको कम स्लैब में लाया गया है, इस प्रोडक्ट को ज़्यादा इसमें बढ़ा दिया गया है, ऐसे हमें कई सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है, एक तो ये है सेक्रेटरीट जो है काउंसिल का वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी के साथ रेवेन्यू, जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो ऐसे एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी एक्ट करता है काउंसिल को, जो हमारी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी एक्ट करते हैं काउंसिल के। तो ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। विजन और मिशन, विजन मतलब क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, मिशन मतलब क्या है, कैसे पहुंचना है। विजन मतलब क्या है, कहाँ पहुंचना है, मिशन मतलब क्या है, कैसे पहुंचना है। तो अब यहाँ पर विजन और मिशन हम जीएसटी काउंसिल का देखते हैं। विजन है कि टू स्टैब्लिश हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल which is first constitutional federal body vested with the power to take major decisions relating to GST। क्या करना है हमें, हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है कि जो स्टेट्स है, जो राज्य है, उनके बीच में भी यहाँ पर दोस्ती जो है वो रहना चाहिए, कोऑपरेशन जो रहना चाहिए। महाराष्ट्र गुजरात में कोऑपरेशन रहना चाहिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में कोऑपरेशन रहना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन रहना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के वो रखने हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल। और उसी के साथ साथ ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी रहेगी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है जिसके पास एक पावर है कि वो जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन जो है वो ले सकती है। मिशन क्या है, कैसे पहुंचना है, बाय द प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन। बहुत सारा वाइडर कंसल्टेशन हमें लेना है, बहुत अच्छी तरीके से कंसल्टेशन करना है। जीएसटी स्ट्रक्चर और यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड यूजर फ्रेंडली, मतलब हमें क्या करना है, हमें यूजर फ्रेंडली बनाना है जिससे कि लोग आसानी से कर सके। जो यहाँ पर टैक्स इवेजन कर रहे थे, पुलिस राज बढ़ता जा रहा था, करप्शन बढ़ता जा रहा था, उसको हमें यहाँ पर कम करना है, उसको यहाँ पर काबू में करना है। ये यहाँ पर मिशन हमें देखने को मिलता है। कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन क्या है जीएसटी काउंसिल की, काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन क्या है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे। जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। नाम नहीं है किसी का कि ये व्यक्ति चेयरमैन रहेंगे ना, यहाँ पर जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे वो इसके चेयरमैन रहेंगे। उसी के साथ साथ हमें इसमें देखने को मिलता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर है, केंद्र मंत्री है ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ये यहाँ पर इसके मेंबर रहेंगे। उसी के साथ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके भी मिनिस्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन लोगों की जब हम बात करते हैं तो इनमें से जो वाइस चेयरपर्सन है वो चुने जाते हैं। जैसे कि चेयरपर्सन हमें देखने को मिलते हैं कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, और वाइस चेयरपर्सन जो है वो कौन रहते हैं, तो इन लोगों में से ही चुने जाते हैं वाइस चेयरपर्सन। और इनका जो टर्म रहेगा वो भी मेंबर लोग ही डिसाइड कर देंगे, कितना रखना है वो मेंबर लोग ही डिसाइड करेंगे। उसी के साथ साथ और एक यहाँ पर हमें इंसान देखने को मिलते हैं, वो कौन है, चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। अब ये इसके पूरे कोर मेंबर होते हैं क्या, जी नहीं, ये जो है ये परमानेंट इनवाइटी होते हैं, ठीक है, परमानेंट इनवाइटी होते हैं। और ये वोटिंग राइट नहीं होता है,
क्योंकि देखिए जो भी निर्णय लिया जा रहा है जीएसटी काउंसिल में कि हमें ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब शराब है, शराब को हमें जीएसटी में लाना है या नहीं लाना है, इसके लिए अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग के जरिए तय किया जाता है कि इसको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर इनके पास वोटिंग राइट होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और जो भी प्रोसीडिंग्स होती है काउंसिल की उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे कोरम कितना होता है, कोरम हमें हाफ देखने को मिलता है, मतलब जितने भी टोटल लोग हैं उसके आधे लोग प्रेजेंट रहना चाहिए, तब जाकर कोरम हो सकता है, तब जाकर मीटिंग जो है वो हो सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिसीजन जो है वो कौन सी मेजोरिटी के तहत दिया जाता है? मेजोरिटी होती है ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसके 3/4 वोट मिलना चाहिए, तब जाकर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। मतलब कि फर्ज कीजिए कि यहाँ पर टोटल, ठीक है, टोटल जो है वो 40 लोग जो है वो प्रेजेंट है, तो इसके 3/4 जो है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 10 और 10 3 30, तो 30 लोग जो है कम से कम उन्होंने बोलना चाहिए कि हाँ शराब को हम जीएसटी में डालेंगे, तब जाकर वो डिसीजन जो है वो फाइनल किया जाएगा। ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। वेटेज जो होता है, वेटेज इस तरीके का है कि 1/3 जो है वो सेंटर के लिए दिया जाता है और 2/3 जो है वो स्टेट्स के लिए दिया जाता है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। और एक चीज जो मुझे आपको बतानी है कि यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया तो संविधान में संशोधन किए गए। अब जब संविधान में संशोधन किए गए हैं तो कौन सी मेजोरिटी लगेगी? स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, है ना, एज पर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन भी लगा था। मतलब टोटल हमारे यहाँ पर उस टाइम पे तो 29 राज्य थे, 29 थे, अब खैर 28 राज्य देखने को मिलते हैं। तो समझ लीजिए 14 स्टेट जो है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने स्पेशल मेजोरिटी से पास करना चाहिए, तो तब जाकर ये जो अमेंडमेंट है ये एक्ट में तब्दील हुआ था, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से। अब वर्किंग अगर हम देखते हैं जीएसटी काउंसिल की, तो ये मतलब कोई भी एक्ट या फिर प्रोसीडिंग जो होता है काउंसिल का वो इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ये इनवैलिड नहीं होगा ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इनवैलिड कौन से ग्राउंड्स पे नहीं होगा? अगर कोई भी वैकेंसी या डिफेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल में अगर हमें देखने को मिलता है, कोई भी वैकेंसी हो जाती है तो इनवैलिड ये नहीं होगा। अगर कोई भी डिफेक्ट जो है अपॉइंटमेंट जो होता है किसी पर्सन का, मेंबर ऑफ काउंसिल का, उसमें अगर हो जाए तो फिर भी यहाँ पर प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिड नहीं होगी। उसी के साथ साथ कोई भी प्रोसीजर इरेगुलरिटी अगर होती है काउंसिल में तो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर इनवैलिड जो है वो करार नहीं किया जाएगा। फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है टू द सेंटर एंड स्टेट कुछ फॉलोइंग मैटर्स में जीएसटी काउंसिल देती है। कौन कौन से मैटर्स में यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है? टैक्सेस, सेज, सरचार्जेस, यहाँ पर जो लेवी किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, स्टेट लोकल बॉडीज, है ना, यहाँ पर मर्ज किए जाएंगे जीएसटी में कि भैया जो जो हो सकते हैं आप मर्ज कर दो ना जीएसटी में, एक ही रहेगा यार, कॉम्प्रिहेंसिव रखो, 100 टैक्स लगाने के बजाय एक ही टैक्स लगाओ, यही ज्यादा अच्छा है ना। 100 तरीकों से लूटने का एक ही तरीके से अच्छा लूटो ना, मतलब ऑन लाइटर नोट। ये हमें देखने का गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो ये कौन से रखने हैं? शराब जो है ये इसमें बहुत पैसे आते हैं, जीएसटी इस पर लागू मत करो। पेट्रोल जो है हाँ मत करो। मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल, लेवी, अपॉइंटमेंट जो होता है जीएसटी जो लेवी किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पर दे सकते हैं। इंटरस्टेट जो ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, उसमें बोलिए। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है, टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विस में बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब यहाँ पर कैसा है, इसके नीचे जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्लोर रेट्स बोलिए, बैंड्स ऑफ जीएसटी, इसके बारे में भी सजेशन दिए जाते हैं। कोई स्पेसिफिक रेट स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर लगाना है, एडिशनल रिसोर्सेज के लिए कुछ रेस करना है, कम करना है, ये भी यहाँ पर देखे जाते हैं। स्पेशल प्रोविजन जो है किसी स्टेट के लिए, अरुणाचल प्रदेश बोलिए, आसाम बोलिए, मणिपुर बोलिए, मिजोरम बोलिए, मेघालय बोलिए, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है। उसी के साथ कोई भी ऐसा मैटर जो जीएसटी से रिलेटेड है, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है वो यहाँ पर डिसाइड जो कर सकती है, उसके लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है सेंटर को या स्टेट को प्रोवाइड किए जाएंगी। देखो भैया हमने ऐसा ऐसा ठाना है और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको फंक्शनिंग जो है पूछी जा सकती है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से फंक्शन जीएसटी काउंसिल के हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम फंक्शंस देखते हैं, देखिए जो हमने फंक्शनिंग देखी है, जो अभी तक हमने फंक्शंस देखे तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमें और कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो काउंसिल है वो रिकमेंड कर सकती है डेट ऑन विच जीएसटी में बी लिविड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। उसी के साथ साथ जब भी डिस्प्यूट जो है वो अराइज होता है विद रिस्पेक्ट टू रिकमेंडेशन और इम्प्लीमेंटेशन, काउंसिल जो है वो यहाँ पर मैकेनिज्म स्टैब्लिश करेगी कि जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है बिटवीन सेंटर या फिर एक या उससे ज़्यादा स्टेट्स या फिर सेंटर या किसी स्टेट के बीच में,
है ना, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म जो है बनाया जाएगा, डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सके, डिस्प्यूट को कैसा खत्म किया जा सके। हो सकता है कि स्टेट जो है, जैसे देखने को मिलता है ना कि देखिए क्या था, वैट जो है, वैट स्टेट लगाती थी, अब वैट जो है वो हटा दिया गया, उसके जगह पर जीएसटी ला दिया गया। अब इसके वजह से क्या हुआ, जो स्टेट्स है उनको नुकसान हुआ। अब स्टेट्स को नुकसान हुआ, लेकिन सेंटर ने क्या बोला कि हम तुमको कंपेंसेशन दे देंगे, जितना भी तुमको लॉस हो रहा है उतना हम कंपेंसेशन दे देंगे। लेकिन सेंटर के पास ही पैसा कम आने की वजह से कंपेंसेशन जो है वो नहीं दिया जा रहा था। तो अब यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज हो गया ना। ये डिस्प्यूट अराइज होने के लिए मैकेनिज्म जो है बनाना पड़ता है। काउंसिल जो है हैज टू रिकमेंड द कंपेंसेशन टू द स्टेट फॉर लॉस। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि जो भी लॉस हो रहा है स्टेट्स को, उसके लिए कंपेंसेशन जो है ये यहाँ पर लाने की बराबर बात की गई। इंट्रोडक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, कम से कम 5 साल के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी कितना कंपेंसेशन कैसे यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये भी हमें फंक्शनिंग देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जो रिफॉर्म्स है जीएसटी की वजह से आए हैं, ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काम आ सकता है। मेंस में आपको फायदे अगर लिखना है उसमें आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कॉमन नेशनल मार्केट जो इसकी वजह से क्रिएट हो गया। नहीं तो पहले कैसा था, पहले समझ लीजिए कि जो गुजरात है, ठीक है, उसमें अगर गाड़ी पे वैट जो है वो लगाया जा रहा है 18% का, ठीक है, और अगर मुंबई है वहां पर अगर वैट लगाया जा रहा है किसी गाड़ी पर, वही गाड़ी पर 12% का, लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ से गाड़ी जो है वो खरीद के लेके जाएंगे। ठीक है, और उसी के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है और भी हमें देखने को मिल रहे थे, काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो, सिंगल मार्केट क्रिएट हो गया। नहीं तो पहले अलग अलग वैट अलग अलग स्टेट्स में, फिर उसके बाद वो जब ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें और प्रॉब्लम घपले हो रहे हैं। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, सभी पूरे देश में एक ही टैक्स हमें देखने को मिल रहा है, सेम यूनिफॉर्म टैक्स हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर अगर महाराष्ट्र में 12% है, तो फिर पूरे जितने भी राज्य है सभी जगह पर 12% देखने को मिलेगा, है ना। उसी के साथ कास्केड इफेक्ट जो है उसे यहाँ पर मिटिगेट किया गया। मैंने आपको कहा कास्केड इफेक्ट कैसे कम किया है, डबल टैक्सेशन जो है कैसे कम किया है, जो टैक्स बर्डन है उसको रिड्यूस कर दिया है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, पहले हमने देखा 220 रुपये हो रहा था, लेकिन अब 209 रुपये में ही वो चीज़ जो है वो मिल रही थी, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, क्योंकि सस्ते हो जाएंगे तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि सस्ते होने के बाद ज़्यादा डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना। और उसी के साथ साथ एडमिनिस्टर करने के लिए भी ईजी होता है। 100 टैक्सेस है, उसको ध्यान रखना, उसको ये करना, उसके लिए पुलिस राज खड़ी करना, पुलिस को भेजना, फिर वो ऐसे ऐसे करते हुए वो जो है खाते हुए बोलेंगे हाँ निकालो कितना पैसा रखा है, पूरा निकालो, हफ्ता वसूली करना है। तो ये सब जो है ये सब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट करने में मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर आप पूरा सिंपल एक टर्म हमें देखने को मिल रहा है, समझ में आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगर आप किताब देखोगे, अगर आप जो किताब में दी गई चीज़ें हैं वो देखोगे, तो मैक्सिमम ओरिएंटेड है जीएसटी काउंसिल से। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है आपको। खैर, और हम इकोनॉमिक लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया तो आपको आ गया है, क्योंकि हम जब सभी चीज़ों की पढ़ाई कर रहे थे उसमें बायफर्गेट नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है। यहाँ पर सब हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, बड़ी अच्छे तरीके से मैं समझाने में कामयाब हुआ होगा, और आपको जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।